वही है ना मैंशन। मास अपील और यथार्थ को जोड़ने की अपनी खासियत के अलावा रजनीकांत अपने इन्वेंटिव फैन सर्विस के लिए भी जाने जाते हैं और 2020 के दशक की किसी भी राजनी फिल्म के लिए यह जरूरी है। इसी वजह से मुझे उनकी 1981 की फिल्म धी, अमिताभ बच्चन की दीवार का रीमेक, याद आ गई, जिसमें हाल ही में फिर से दिलचस्पी तब बढ़ी जब कूली के ट्रेलर ने आर कृष्णामूर्ति के डायरेक्शन को सलाम किया। लोकेश ने थी से प्रेरणा ली और उसे आज के सुपरस्टार रजनीकांत की ताकत के हिसाब से ढाल दिया। फिल्म के 170 मिनट के दौरान फ्लैशबैक में हम रजनीकांत को एक युवा देव दीवा के रूप में देखते हैं, एक बंदरगाह पर काम करने वाला मजदूर जो अपने साथी मजदूरों के हक के लिए खड़ा होता है। इससे लोकेश को कैरेक्टर की बैक स्टोरी दिखाने या रजनीकांत को मजदूर वर्ग का हीरो बनाने के लिए अतिरिक्त स्क्रीन टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब फिल्म का पूरा भार इस दिलचस्प पृष्ठभूमि पर बनी कहानी पर है और अफसोस की बात है कि कूली इस मामले में आधा अधूरा ही साबित होती है। न ये लोकेश की ऊंचाइयों तक पहुंचती है और न ही राजनी के फैंस को पूरी तरह संतुष्ट कर पाती है। दिलचस्प ये है कि लंबे समय बाद किसी राजनी फिल्म का पहला हाफ इतना प्लॉट हैवी है। ये अच्छी बात है या बुरी, कहना मुश्किल है। फिल्म की शुरुआत होती है बेरहम दयालन सोबिन शाहिर से, जो अपने बॉस साइमन नागार्जुन अक्किनेनी, एक क्राइम किंगपिन जो लग्जरी घड़ियों की तस्करी करता है, के लिए पोर्ट संभालता है। पुलिस का एक जासूस फांसी पर लटका दिया जाता है और बात होती है ऐसे ही और भेड़ों की। इसी बीच हमें देव से मिलवाया जाता है, जो अब एक आलीशान हवेली का मालिक है। कैमरा जब उनके चेहरे के क्लोजअप में जाता है तो उनका बुजुर्ग होना साफ झलकता है। लगता है जैसे 74 साल के हमारे सुपरस्टार अब पहले की तरह लड़ या नाच नहीं सकते। लेकिन तभी आता है हीरो इंट्रोडक्शन सॉन्ग चिकुटू, जिसमें देव जमीन पर लेटकर लेग स्वीप मारते हैं और फिर भी उनके क्लोजअप्स में थकान झलकती है, जो इस बार उनके किरदार की पीड़ा को और गहराई देती है। जल्दी ही पता चलता है कि देव का सबसे करीबी दोस्त राजशेखर सत्यराज। दिलचस्प है कि धी में राजनी का नाम भी यही था। दिल का दौरा पड़ने से गुजर चुका है। देव को एहसास होता है कि राजा की मौत नेचुरल नहीं थी। वो कसम खाता है असली कातिल और वजह खोजने की। ये सफर उसे दयालन की गैंग तक ले जाता है, जो राजा के साथ धंधा कर रही थी। सवाल उठते हैं, राजा को किसने मारा? घड़ी के स्मगलर्स का उससे क्या लेना देना? राजशेखर की बेटी प्रीति, श्रुति हासन, देव से इतनी नाराज क्यों है? और राजशेखर ने ऐसा क्या किया था? कूली इन सवालों को उठाती है, मगर उनका जवाब कभी ठोस कभी बिखरा बिखरा लगता है। पहले हाफ की सबसे बड़ी कमी यह है कि ज्यादातर हिस्से में कोई अर्जेंसी या खतरे का एहसास नहीं है, सिवाय उस जबरदस्त प्री इंटरवल सीक्वेंस के जो कब्रिस्तान से शुरू होता है। और इस हिस्से में राजनी के क्लासिक राजनिज्म की भी कमी खलती है। हाँ, कुछ पल हैं जैसे महिलाओं के हॉस्टल में मजेदार फाइट सीन। इंटरवल धमाकेदार खत्म होता है, लेकिन दूसरा हाफ देव और प्रीति के साथ फीका पड़ जाता है। प्रीति का किरदार ज्यादातर बार एक मोहरे जैसा लगता है। साइमन का बेटा अर्जुन, कन्ना रवि और उसकी गर्लफ्रेंड रचिता राम का सबप्लॉट कागज पर रोचक लगता है, क्योंकि अंत में सबको जोड़ता है, लेकिन फिल्म में इसे खींचा गया है और असर कमजोर पड़ता है। दूसरे हाफ में नागार्जुन का साइमन पीछे हट जाता है और दयालन पूरी कमान संभाल लेता है। असल में कूली में सबसे ज्यादा प्रभावशाली परफॉर्मेंस सोबिन शाहिर का है। चाहे वह मोनिका जैसे आइटम नंबर में ही क्यों ना हो, उनकी अजीबोगरीब हरकतें ध्यान खींच लेती हैं। उनका दयालन किरदार हर शेड दिखाता है और सबसे वेल राउंडेड बनकर निकलता है। नागार्जुन डरावने और असरदार लगते हैं, लेकिन उनकी खलनायकी का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता। श्रुति ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन उन्हें मिले सीन काफी कमजोर लिखे गए हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन सहायक किरदारों और देव के बीच हमें अच्छे सीन ही नहीं मिलते, जिससे भावनात्मक जुड़ाव नहीं बनता। यही वजह है कि कैमियो वाले किरदार भी असरदार नहीं लगते। लोकेश को समझना होगा कि अब सिर्फ आखिर में कैमियो डाल देना काम नहीं करता। विक्रम में चला, पर कूली में नहीं। दहा, आमिर खान का कैमियो और देव के रिश्ते को लेकर जो लॉजिक दिखाया गया है वो भी अधूरा लगता है। लोकेश की कुछ पुरानी आदतें भी अब थकाऊ लग रही हैं, जैसे 99 का गाना डालना या मोकोबॉट वाली स्टाइल। ए सर्टिफिकेट राजनी फिल्म से जो हिंसा की उम्मीद थी वो न तो मजेदार है, न ही सिनेमेटिक अंदाज में शूट की गई। एक ही तरह के शॉट्स, फांसी पर लटका आदमी, खून से लथपथ इंसान रिपीट होकर शॉक वैल्यू पैदा नहीं करते। एक्शन सीक्वेंस भी इस बार फीके लगते हैं। तकनीकी रूप से सबसे चमकता नाम है अनिरुद्ध रविचंद्र, जिनका बैकग्राउंड स्कोर पूरे समय आपको बांधे रखता है। कागज पर कूली बहुत संभावनाओं वाली फिल्म थी, जमीनी अपराध नाटक और राजनी के पलों का मिश्रण। लेकिन लोकेश की पिछली फिल्मों कैथी, मास्टर, विक्रम से यही सबक मिलता है कि एक मजबूत भावनात्मक कोर जरूरी है, और यही इस फिल्म से गायब है। अफसोस की बात है कि कई तमिल स्टार फिल्में इस भावनात्मक ताकत के बिना पिछड़ रही हैं। कूली भी उसी राह पर चलता है, और आखिर में लगातार 2 गंभीर राजनी फिल्मों वेट्टायन और अब कूली के बाद एक ही सवाल दिमाग में आता है, वो वादा किया हुआ राजनी लोकेश मास्टरपीस कहाँ है? मास अपील और यथार्थ को जोड़ने की अपनी खासियत के अलावा रजनीकांत अपने इन्वेंटिव फैन सर्विस के लिए भी जाने जाते हैं, और 2020 के दशक की किसी भी राजनी फिल्म के लिए यह जरूरी है। इसी वजह से मुझे उनकी 1981 की फिल्म धी, अमिताभ बच्चन की दीवार का रीमेक, याद आ गई, जिसमें हाल ही में फिर से दिलचस्पी तब बढ़ी जब कूली के ट्रेलर ने आर कृष्णामूर्ति के डायरेक्शन को सलाम किया। लोकेश ने थी से प्रेरणा ली और उसे आज के सुपरस्टार रजनीकांत की ताकत के हिसाब से ढाल दिया। फिल्म के 170 मिनट के दौरान फ्लैशबैक में हम रजनीकांत को एक युवा देव दीवा के रूप में देखते हैं, एक बंदरगाह पर काम करने वाला मजदूर जो अपने साथी मजदूरों के हक के लिए खड़ा होता है। इससे लोकेश को कैरेक्टर की बैक स्टोरी दिखाने या रजनीकांत को मजदूर वर्ग का हीरो बनाने के लिए अतिरिक्त स्क्रीन टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब फिल्म का पूरा भार इस दिलचस्प पृष्ठभूमि पर बनी कहानी पर है, और अफसोस की बात है
कि कूली इस मामले में आधा अधूरा ही साबित होती है। न ये लोकेश की ऊंचाइयों तक पहुंचती है और न ही राजनी के फैंस को पूरी तरह संतुष्ट कर पाती है। दिलचस्प ये है कि लंबे समय बाद किसी राजनी फिल्म का पहला हाफ इतना प्लॉट हैवी है। ये अच्छी बात है या बुरी, कहना मुश्किल है। फिल्म की शुरुआत होती है बेरहम दयालन सोबिन शाहिर से, जो अपने बॉस साइमन नागार्जुन अक्किनेनी, एक क्राइम किंगपिन जो लग्जरी घड़ियों की तस्करी करता है, के लिए पोर्ट संभालता है। पुलिस का एक जासूस फांसी पर लटका दिया जाता है और बात होती है ऐसे ही और भेड़ों की। इसी बीच हमें देव से मिलवाया जाता है, जो अब एक आलीशान हवेली का मालिक है। कैमरा जब उनके चेहरे के क्लोजअप में जाता है तो उनका बुजुर्ग होना साफ झलकता है। लगता है जैसे 74 साल के हमारे सुपरस्टार अब पहले की तरह लड़ या नाच नहीं सकते। लेकिन तभी आता है हीरो इंट्रोडक्शन सॉन्ग चिकुटू, जिसमें देव जमीन पर लेटकर लेग स्वीप मारते हैं। और फिर भी उनके क्लोजअप्स में थकान झलकती है, जो इस बार उनके किरदार की पीड़ा को और गहराई देती है। जल्दी ही पता चलता है कि देव का सबसे करीबी दोस्त राजशेखर सत्यराज। दिलचस्प है कि धीमे राजनी का नाम भी यही था। दिल का दौरा पड़ने से गुजर चुका है। देव को एहसास होता है कि राजा की मौत नेचुरल नहीं थी। वो कसम खाता है असली कातिल और वजह खोजने की। ये सफर उसे दयालन की गैंग तक ले जाता है, जो राजा के साथ धंधा कर रही थी। सवाल उठते हैं, राजा को किसने मारा? घड़ी के स्मगलर्स का उससे क्या लेना देना? राजशेखर की बेटी प्रीति, श्रुति हासन, देव से इतनी नाराज क्यों है? और राजशेखर ने ऐसा क्या किया था? कूली इन सवालों को उठाती है, मगर उनका जवाब कभी ठोस कभी बिखरा बिखरा लगता है। पहले हाफ की सबसे बड़ी कमी यह है कि ज्यादातर हिस्से में कोई अर्जेंसी या खतरे का एहसास नहीं है, सिवाय उस जबरदस्त प्री इंटरवल सीक्वेंस के जो कब्रिस्तान से शुरू होता है। और इस हिस्से में राजनी के क्लासिक राजनिज्म की भी कमी खलती है। हाँ, कुछ पल हैं जैसे महिलाओं के हॉस्टल में मजेदार फाइट सीन, इंटरवल धमाकेदार खत्म होता है, लेकिन दूसरा हाफ देव और प्रीति के साथ फीका पड़ जाता है। प्रीति का किरदार ज्यादातर बार एक मोहरे जैसा लगता है। साइमन का बेटा अर्जुन, कन्ना रवि और उसकी गर्लफ्रेंड रचिता राम का सबप्लॉट कागज पर रोचक लगता है, क्योंकि अंत में सबको जोड़ता है, लेकिन फिल्म में इसे खींचा गया है और असर कमजोर पड़ता है। दूसरे हाफ में नागार्जुन का साइमन पीछे हट जाता है और दयालन पूरी कमान संभाल लेता है। असल में कूली में सबसे ज्यादा प्रभावशाली परफॉर्मेंस सोबिन शाहिर का है। चाहे वह मोनिका जैसे आइटम नंबर में ही क्यों ना हो, उनकी अजीबोगरीब हरकतें ध्यान खींच लेती हैं। उनका दयालन किरदार हर शेड दिखाता है और सबसे वेल राउंडेड बनकर निकलता है। नागार्जुन डरावने और असरदार लगते हैं, लेकिन उनकी खलनायकी का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता। श्रुति ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन उन्हें मिले सीन काफी कमजोर लिखे गए हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन सहायक किरदारों और देव के बीच हमें अच्छे सीन ही नहीं मिलते, जिससे भावनात्मक जुड़ाव नहीं बनता। यही वजह है कि कैमियो वाले किरदार भी असरदार नहीं लगते। लोकेश को समझना होगा कि अब सिर्फ आखिर में कैमियो डाल देना काम नहीं करता। विक्रम में चला, पर कूली में नहीं। दहा, आमिर खान का कैमियो और देव के रिश्ते को लेकर जो लॉजिक दिखाया गया है वो भी अधूरा लगता है। लोकेश की कुछ पुरानी आदतें भी अब थकाऊ लग रही हैं, जैसे 99 का गाना डालना या मोकोबॉट वाली स्टाइल। ए सर्टिफिकेट राजनी फिल्म से जो हिंसा की उम्मीद थी वो न तो मजेदार है, न ही सिनेमेटिक अंदाज में शूट की गई। एक ही तरह के शॉट्स, फांसी पर लटका आदमी, खून से लथपथ इंसान रिपीट होकर शॉक वैल्यू पैदा नहीं करते। एक्शन सीक्वेंस भी इस बार फीके लगते हैं। तकनीकी रूप से सबसे चमकता नाम है अनिरुद्ध रविचंद्र, जिनका बैकग्राउंड स्कोर पूरे समय आपको बांधे रखता है। कागज पर कूली बहुत संभावनाओं वाली फिल्म थी, जमीनी अपराध नाटक और राजनी के पलों का मिश्रण। लेकिन लोकेश की पिछली फिल्मों कैथी, मास्टर, विक्रम से यही सबक मिलता है कि एक मजबूत भावनात्मक कोर जरूरी है, और यही इस फिल्म से गायब है। अफसोस की बात है कि कई तमिल स्टार फिल्में इस भावनात्मक ताकत के बिना पिछड़ रही हैं। कूली भी उसी राह पर चलता है, और आखिर में लगातार 2 गंभीर राजनी फिल्मों वेट्टायन और अब कूली के बाद एक ही सवाल दिमाग में आता है, वो वादा किया हुआ राजनी लोकेश मास्टरपीस कहाँ है? मास अपील और यथार्थ को जोड़ने की अपनी खासियत के अलावा राजनीकांत अपने इन्वेंटिव फैन सर्विस के लिए भी जाने जाते हैं, और 2020 के दशक की किसी भी राजनी फिल्म के लिए यह जरूरी है। इसी वजह से मुझे उनकी 1981 की फिल्म धी, अमिताभ बच्चन की दीवार का रीमेक याद आ गई, जिसमें हाल ही में फिर से दिलचस्पी तब बढ़ी जब कूली के ट्रेलर ने आर कृष्णामूर्ति के डायरेक्शन को सलाम किया। लोकेश ने थी से प्रेरणा ली और उसे आज के सुपरस्टार रजनीकांत की ताकत के हिसाब से ढाल दिया। फिल्म के 170 मिनट के दौरान फ्लैशबैक में हम रजनीकांत को एक युवा देव दीवा के रूप में देखते हैं, एक बंदरगाह पर काम करने वाला मजदूर जो अपने साथी मजदूरों के हक के लिए खड़ा होता है। इससे लोकेश को कैरेक्टर की बैक स्टोरी दिखाने या रजनीकांत को मजदूर वर्ग का हीरो बनाने के लिए अतिरिक्त स्क्रीन टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब फिल्म का पूरा भार इस दिलचस्प पृष्ठभूमि पर बनी कहानी पर है, और अफसोस की बात है कि कूली इस मामले में आधा अधूरा ही साबित होती है। न ये लोकेश की ऊंचाइयों तक पहुंचती है और न ही राजनी के फैंस को पूरी तरह संतुष्ट कर पाती है। दिलचस्प यह है कि लंबे समय बाद किसी राजनी फिल्म का पहला हाफ इतना प्लॉट हैवी है। ये अच्छी बात है या बुरी, कहना मुश्किल है। फिल्म की शुरुआत होती है बेरहम दयालन सोबिन शाहिर से, जो अपने बॉस साइमन नागार्जुन अक्किनेनी, एक क्राइम किंगपिन जो लग्जरी घड़ियों की तस्करी करता है, के लिए पोर्ट संभालता है। पुलिस का एक जासूस फांसी पर लटका दिया जाता है और बात होती है ऐसे ही और भेड़ों की। इसी बीच हमें देव से मिलवाया जाता है, जो अब एक आलीशान हवेली का मालिक है। कैमरा जब उनके चेहरे के क्लोजअप में जाता है तो उनका बुजुर्ग होना साफ झलकता है। लगता है जैसे 74 साल के हमारे सुपरस्टार अब पहले की तरह लड़ या नाच नहीं सकते। लेकिन तभी आता है हीरो इंट्रोडक्शन सॉन्ग चिकुटू, जिसमें देव जमीन पर लेटकर लेग स्वीप मारते हैं, और फिर भी उनके क्लोजअप्स में थकान झलकती है, जो इस बार उनके किरदार की पीड़ा को और गहराई देती है। जल्दी ही पता चलता है कि देव का सबसे करीबी दोस्त राजशेखर सत्यराज। दिलचस्प है कि धीमे राजनी का नाम भी यही था। दिल का दौरा पड़ने से गुजर चुका है। देव को एहसास होता है कि राजा की मौत नेचुरल नहीं थी। वो कसम खाता है असली कातिल और वजह खोजने की। ये सफर उसे दयालन की गैंग तक ले जाता है,
जो राजा के साथ धंधा कर रही थी। सवाल उठते हैं, राजा को किसने मारा? घड़ी के स्मगलर्स का उससे क्या लेना देना? राजशेखर की बेटी प्रीति, श्रुति हासन, देव से इतनी नाराज क्यों है? और राजशेखर ने ऐसा क्या किया था? कूली इन सवालों को उठाती है, मगर उनका जवाब कभी ठोस, कभी बिखरा बिखरा लगता है। पहले हाफ की सबसे बड़ी कमी यह है कि ज्यादातर हिस्से में कोई अर्जेंसी या खतरे का एहसास नहीं है, सिवाय उस जबरदस्त प्री इंटरवल सीक्वेंस के जो कब्रिस्तान से शुरू होता है। और इस हिस्से में राजनी के क्लासिक राजनिज्म की भी कमी खलती है। हाँ, कुछ पल हैं जैसे महिलाओं के हॉस्टल में मजेदार फाइट सीन, इंटरवल धमाकेदार खत्म होता है, लेकिन दूसरा हाफ देव और प्रीति के साथ फीका पड़ जाता है। प्रीति का किरदार ज्यादातर बार एक मोहरे जैसा लगता है। साइमन का बेटा अर्जुन, कन्ना रवि और उसकी गर्लफ्रेंड रचिता राम का सबप्लॉट कागज पर रोचक लगता है, क्योंकि अंत में सबको जोड़ता है, लेकिन फिल्म में इसे खींचा गया है और असर कमजोर पड़ता है। दूसरे हाफ में नागार्जुन का साइमन पीछे हट जाता है और दयालन पूरी कमान संभाल लेता है। असल में कूली में सबसे ज्यादा प्रभावशाली परफॉर्मेंस सोबिन शाहिर का है। चाहे वह मोनिका जैसे आइटम नंबर में ही क्यों ना हो, उनकी अजीबोगरीब हरकतें ध्यान खींच लेती हैं। उनका दयालन किरदार हर शेड दिखाता है और सबसे वेल राउंडेड बनकर निकलता है। नागार्जुन डरावने और असरदार लगते हैं, लेकिन उनकी खलनायकी का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता। श्रुति ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन उन्हें मिले सीन काफी कमजोर लिखे गए हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन सहायक किरदारों और देव के बीच हमें अच्छे सीन ही नहीं मिलते, जिससे भावनात्मक जुड़ाव नहीं बनता। यही वजह है कि कैमियो वाले किरदार भी असरदार नहीं लगते। लोकेश को समझना होगा कि अब सिर्फ आखिर में कैमियो डाल देना काम नहीं करता। विक्रम में चला, पर कूली में नहीं। दहा, आमिर खान का कैमियो और देव के रिश्ते को लेकर जो लॉजिक दिखाया गया है वो भी अधूरा लगता है। लोकेश की कुछ पुरानी आदतें भी अब थकाऊ लग रही हैं, जैसे 99 का गाना डालना या मोकोबॉट वाली स्टाइल। ए सर्टिफिकेट राजनी फिल्म से जो हिंसा की उम्मीद थी वो न तो मजेदार है, न ही सिनेमेटिक अंदाज में शूट की गई। एक ही तरह के शॉट्स, फांसी पर लटका आदमी, खून से लथपथ इंसान रिपीट होकर शॉक वैल्यू पैदा नहीं करते। एक्शन सीक्वेंस भी इस बार फीके लगते हैं। तकनीकी रूप से सबसे चमकता नाम है अनिरुद्ध रविचंद्र, जिनका बैकग्राउंड स्कोर पूरे समय आपको बांधे रखता है। कागज पर कूली बहुत संभावनाओं वाली फिल्म थी, जमीनी अपराध नाटक और राजनी के पलों का मिश्रण। लेकिन लोकेश की पिछली फिल्मों कैथी, मास्टर, विक्रम से यही सबक मिलता है कि एक मजबूत भावनात्मक कोर जरूरी है, और यही इस फिल्म से गायब है। अफसोस की बात है कि कई तमिल स्टार फिल्में इस भावनात्मक ताकत के बिना पिछड़ रही हैं। कूली भी उसी राह पर चलता है, और आखिर में लगातार 2 गंभीर राजनी फिल्मों वेट्टायन और अब कूली के बाद एक ही सवाल दिमाग में आता है, वो वादा किया हुआ राजनी लोकेश मास्टरपीस कहाँ है? मास अपील और यथार्थ को जोड़ने की अपनी खासियत के अलावा राजनीकांत अपने इन्वेंटिव फैन सर्विस के लिए भी जाने जाते हैं, और 2020 के दशक की किसी भी राजनी फिल्म के लिए यह जरूरी है। इसी वजह से मुझे उनकी 1981 की फिल्म धी, अमिताभ बच्चन की दीवार का रीमेक याद आ गई, जिसमें हाल ही में फिर से दिलचस्पी तब बढ़ी जब कूली के ट्रेलर ने आर कृष्णामूर्ति के डायरेक्शन को सलाम किया। लोकेश ने थी से प्रेरणा ली और उसे आज के सुपरस्टार राजनीकांत की ताकत के हिसाब से ढाल दिया। फिल्म के 170 मिनट के दौरान फ्लैशबैक में हम राजनीकांत को एक युवा देव, दीवा के रूप में देखते हैं, एक बंदरगाह पर काम करने वाला मजदूर जो अपने साथी मजदूरों के हक के लिए खड़ा होता है। इससे लोकेश को कैरेक्टर की बैक स्टोरी दिखाने या राजनीकांत को मजदूर वर्ग का हीरो बनाने के लिए अतिरिक्त स्क्रीन टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब फिल्म का पूरा भार इस दिलचस्प पृष्ठभूमि पर बनी कहानी पर है, और अफसोस की बात है कि कूली इस मामले में आधा अधूरा ही साबित होती है। न ये लोकेश की ऊंचाइयों तक पहुंचती है और न ही राजनी के फैंस को पूरी तरह संतुष्ट कर पाती है। दिलचस्प ये है कि लंबे समय बाद किसी राजनी फिल्म का पहला हाफ इतना प्लॉट हैवी है। ये अच्छी बात है या बुरी, कहना मुश्किल है। फिल्म की शुरुआत होती है बेरहम दयालन सोबिन शाहिर से, जो अपने बॉस साइमन नागार्जुन अक्किनेनी, एक क्राइम किंगपिन जो लग्जरी घड़ियों की तस्करी करता है, के लिए पोर्ट संभालता है। पुलिस का एक जासूस फांसी पर लटका दिया जाता है और बात होती है ऐसे ही और भेड़ों की। इसी बीच हमें देव से मिलवाया जाता है, जो अब एक आलीशान हवेली का मालिक है। कैमरा जब उनके चेहरे के क्लोजअप में जाता है तो उनका बुजुर्ग होना साफ झलकता है। लगता है जैसे 74 साल के हमारे सुपरस्टार अब पहले की तरह लड़ या नाच नहीं सकते। लेकिन तभी आता है हीरो इंट्रोडक्शन सॉन्ग चिकुटू, जिसमें देव जमीन पर लेटकर लेग स्वीप मारते हैं, और फिर भी उनके क्लोजअप्स में थकान झलकती है, जो इस बार उनके किरदार की पीड़ा को और गहराई देती है। जल्दी ही पता चलता है कि देव का सबसे करीबी दोस्त राजशेखर सत्यराज, दिलचस्प है कि धीमे राजनी का नाम भी यही था, दिल का दौरा पड़ने से गुजर चुका है। देव को एहसास होता है कि राजा की मौत नेचुरल नहीं थी। वो कसम खाता है असली कातिल और वजह खोजने की। ये सफर उसे दयालन की गैंग तक ले जाता है, जो राजा के साथ धंधा कर रही थी। सवाल उठते हैं, राजा को किसने मारा? घड़ी के स्मगलर्स का उससे क्या लेना देना? राजशेखर की बेटी प्रीति, श्रुति हासन, देव से इतनी नाराज क्यों है? और राजशेखर ने ऐसा क्या किया था? कूली इन सवालों को उठाती है, मगर उनका जवाब कभी ठोस, कभी बिखरा बिखरा लगता है। पहले हाफ की सबसे बड़ी कमी यह है कि ज्यादातर हिस्से में कोई अर्जेंसी या खतरे का एहसास नहीं है, सिवाय उस जबरदस्त प्री इंटरवल सीक्वेंस के जो कब्रिस्तान से शुरू होता है। और इस हिस्से में राजनी के क्लासिक राजनिज्म की भी कमी खलती है। हाँ, कुछ पल हैं जैसे महिलाओं के हॉस्टल में मजेदार फाइट सीन, इंटरवल धमाकेदार खत्म होता है, लेकिन दूसरा हाफ देव और प्रीति के साथ फीका पड़ जाता है। प्रीति का किरदार ज्यादातर बार एक मोहरे जैसा लगता है। साइमन का बेटा अर्जुन, कन्ना रवि और उसकी गर्लफ्रेंड रचिता राम का सबप्लॉट कागज पर रोचक लगता है, क्योंकि अंत में सबको जोड़ता है, लेकिन फिल्म में इसे खींचा गया है और असर कमजोर पड़ता है। दूसरे हाफ में नागार्जुन का साइमन पीछे हट जाता है और दयालन पूरी कमान संभाल लेता है। असल में कूली में सबसे ज्यादा प्रभावशाली परफॉर्मेंस सोबिन शाहिर का है। चाहे वह मोनिका जैसे आइटम नंबर में ही क्यों ना हो, उनकी अजीबोगरीब हरकतें ध्यान खींच लेती हैं। उनका दयालन किरदार हर शेड दिखाता है और सबसे वेल राउंडेड बनकर निकलता है। नागार्जुन डरावने और असरदार लगते हैं,
लेकिन उनकी खलनायकी का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता। श्रुति ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन उन्हें मिले सीन काफी कमजोर लिखे गए हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन सहायक किरदारों और देव के बीच हमें अच्छे सीन ही नहीं मिलते, जिससे भावनात्मक जुड़ाव नहीं बनता। यही वजह है कि कैमियो वाले किरदार भी असरदार नहीं लगते। लोकेश को समझना होगा कि अब सिर्फ आखिर में कैमियो डाल देना काम नहीं करता। विक्रम में चला, पर कूली में नहीं। दहा, आमिर खान का कैमियो और देव के रिश्ते को लेकर जो लॉजिक दिखाया गया है वो भी अधूरा लगता है। लोकेश की कुछ पुरानी आदतें भी अब थकाऊ लग रही हैं, जैसे 99 का गाना डालना या मोकोबॉट वाली स्टाइल। ए सर्टिफिकेट राजनी फिल्म से जो हिंसा की उम्मीद थी वो न तो मजेदार है, न ही सिनेमेटिक अंदाज में शूट की गई। एक ही तरह के शॉट्स, फांसी पर लटका आदमी, खून से लथपथ इंसान रिपीट होकर शॉक वैल्यू पैदा नहीं करते। एक्शन सीक्वेंस भी इस बार फीके लगते हैं। तकनीकी रूप से सबसे चमकता नाम है अनिरुद्ध रविचंद्र, जिनका बैकग्राउंड स्कोर पूरे समय आपको बांधे रखता है। कागज पर कूली बहुत संभावनाओं वाली फिल्म थी, जमीनी अपराध नाटक और राजिनी के पलों का मिश्रण। लेकिन लोकेश की पिछली फिल्मों कैथी, मास्टर, विक्रम से यही सबक मिलता है कि एक मजबूत भावनात्मक कोर जरूरी है, और यही इस फिल्म से गायब है। अफसोस की बात है कि कई तमिल स्टार फिल्में इस भावनात्मक ताकत के बिना पिछड़ रही हैं। कूली भी उसी राह पर चलता है, और आखिर में लगातार 2 गंभीर राजनी फिल्मों वेट्टायन और अब कूली के बाद एक ही सवाल दिमाग में आता है, वो वादा किया हुआ राजनी लोकेश मास्टरपीस कहाँ है। मास अपील और यथार्थ को जोड़ने की अपनी खासियत के अलावा राजनीकांत अपने इन्वेंटिव फैन सर्विस के लिए भी जाने जाते हैं, और 2020 के दशक की किसी भी राजनी फिल्म के लिए यह जरूरी है। इसी वजह से मुझे उनकी 1981 की फिल्म धी, अमिताभ बच्चन की दीवार का रीमेक याद आ गई, जिसमें हाल ही में फिर से दिलचस्पी तब बढ़ी जब कूली के ट्रेलर ने आर कृष्णामूर्ति के डायरेक्शन को सलाम किया। लोकेश ने थी से प्रेरणा ली और उसे आज के सुपरस्टार राजनीकांत की ताकत के हिसाब से ढाल दिया। फिल्म के 170 मिनट के दौरान फ्लैशबैक में हम राजनीकांत को एक युवा देव दीवा के रूप में देखते हैं, एक बंदरगाह पर काम करने वाला मजदूर जो अपने साथी मजदूरों के हक के लिए खड़ा होता है। इससे लोकेश को कैरेक्टर की बैक स्टोरी दिखाने या राजनीकांत को मजदूर वर्ग का हीरो बनाने के लिए अतिरिक्त स्क्रीन टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब फिल्म का पूरा भार इस दिलचस्प पृष्ठभूमि पर बनी कहानी पर है, और अफसोस की बात है कि कूली इस मामले में आधा अधूरा ही साबित होती है। न ये लोकेश की ऊंचाइयों तक पहुंचती है और न ही राजनी के फैंस को पूरी तरह संतुष्ट कर पाती है। दिलचस्प ये है कि लंबे समय बाद किसी राजनी फिल्म का पहला हाफ इतना प्लॉट हैवी है। ये अच्छी बात है या बुरी, कहना मुश्किल है। फिल्म की शुरुआत होती है बेरहम दयालन सोबिन शाहिर से, जो अपने बॉस साइमन नागार्जुन अक्किनेनी, एक क्राइम किंगपिन जो लग्जरी घड़ियों की तस्करी करता है, के लिए पोर्ट संभालता है। पुलिस का एक जासूस फांसी पर लटका दिया जाता है और बात होती है ऐसे ही और भेड़ों की। इसी बीच हमें देव से मिलवाया जाता है, जो अब एक आलीशान हवेली का मालिक है। कैमरा जब उनके चेहरे के क्लोजअप में जाता है तो उनका बुजुर्ग होना साफ झलकता है। लगता है जैसे 74 साल के हमारे सुपरस्टार अब पहले की तरह लड़ या नाच नहीं सकते। लेकिन तभी आता है हीरो इंट्रोडक्शन सॉन्ग चिकुटू, जिसमें देव जमीन पर लेटकर लेग स्वीप मारते हैं, और फिर भी उनके क्लोजअप्स में थकान झलकती है, जो इस बार उनके किरदार की पीड़ा को और गहराई देती है। जल्दी ही पता चलता है कि देव का सबसे करीबी दोस्त राजशेखर सत्यराज, दिलचस्प है कि धी में राजनी का नाम भी यही था, दिल का दौरा पड़ने से गुजर चुका है। देव को एहसास होता है कि राजा की मौत नेचुरल नहीं थी। वो कसम खाता है असली कातिल और वजह खोजने की। ये सफर उसे दयालन की गैंग तक ले जाता है, जो राजा के साथ धंधा कर रही थी। सवाल उठते हैं, राजा को किसने मारा? घड़ी के स्मगलर्स का उससे क्या लेना देना? राजशेखर की बेटी प्रीति, श्रुति हासन, देव से इतनी नाराज क्यों है? और राजशेखर ने ऐसा क्या किया था? कूली इन सवालों को उठाती है, मगर उनका जवाब कभी ठोस, कभी बिखरा बिखरा लगता है। पहले हाफ की सबसे बड़ी कमी यह है कि ज्यादातर हिस्से में कोई अर्जेंसी या खतरे का एहसास नहीं है, सिवाय उस जबरदस्त प्री इंटरवल सीक्वेंस के जो कब्रिस्तान से शुरू होता है। और इस हिस्से में राजनी के क्लासिक राजनिज्म की भी कमी खलती है। हाँ, कुछ पल हैं जैसे महिलाओं के हॉस्टल में मजेदार फाइट सीन। इंटरवल धमाकेदार खत्म होता है, लेकिन दूसरा हाफ देव और प्रीति के साथ फीका पड़ जाता है। प्रीति का किरदार ज्यादातर बार एक मोहरे जैसा लगता है। साइमन का बेटा अर्जुन, कन्ना रवि और उसकी गर्लफ्रेंड रचिता राम का सबप्लॉट कागज पर रोचक लगता है, क्योंकि अंत में सबको जोड़ता है, लेकिन फिल्म में इसे खींचा गया है और असर कमजोर पड़ता है। दूसरे हाफ में नागार्जुन का साइमन पीछे हट जाता है और दयालन पूरी कमान संभाल लेता है। असल में कूली में सबसे ज्यादा प्रभावशाली परफॉर्मेंस सोबिन शाहिर का है। चाहे वह मोनिका जैसे आइटम नंबर में ही क्यों ना हो, उनकी अजीबोगरीब हरकतें ध्यान खींच लेती हैं। उनका दयालन किरदार हर शेड दिखाता है और सबसे वेल राउंडेड बनकर निकलता है। नागार्जुन डरावने और असरदार लगते हैं, लेकिन उनकी खलनायकी का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता। श्रुति ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन उन्हें मिले सीन काफी कमजोर लिखे गए हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन सहायक किरदारों और देव के बीच हमें अच्छे सीन ही नहीं मिलते, जिससे भावनात्मक जुड़ाव नहीं बनता। यही वजह है कि कैमियो वाले किरदार भी असरदार नहीं लगते। लोकेश को समझना होगा कि अब सिर्फ आखिर में कैमियो डाल देना काम नहीं करता। विक्रम में चला, पर कूली में नहीं। दहा, आमिर खान का कैमियो और देव के रिश्ते को लेकर जो लॉजिक दिखाया गया है वो भी अधूरा लगता है। लोकेश की कुछ पुरानी आदतें भी अब थकाऊ लग रही हैं, जैसे 99 का गाना डालना या मोकोबॉट वाली स्टाइल। ए सर्टिफिकेट राजनी फिल्म से जो हिंसा की उम्मीद थी वो न तो मजेदार है, न ही सिनेमेटिक अंदाज में शूट की गई। एक ही तरह के शॉट्स, फांसी पर लटका आदमी, खून से लथपथ इंसान रिपीट होकर शॉक वैल्यू पैदा नहीं करते। एक्शन सीक्वेंस भी इस बार फीके लगते हैं। तकनीकी रूप से सबसे चमकता नाम है अनिरुद्ध रविचंद्र, जिनका बैकग्राउंड स्कोर पूरे समय आपको बांधे रखता है। कागज पर कूली बहुत संभावनाओं वाली फिल्म थी, जमीनी अपराध नाटक और राजिनी के पलों का मिश्रण। लेकिन लोकेश की पिछली फिल्मों कैथी, मास्टर, विक्रम से यही सबक मिलता है कि एक मजबूत भावनात्मक कोर जरूरी है, और यही इस फिल्म से गायब है। अफसोस की बात है कि कई तमिल स्टार फिल्में इस भावनात्मक ताकत के बिना पिछड़ रही हैं।
कूली भी उसी राह पर चलता है और आखिर में लगातार 2 गंभीर राजनी फिल्मों वेट्टायन और अब कूली के बाद एक ही सवाल दिमाग में आता है, वो वादा किया हुआ राजनी लोकेश मास्टरपीस कहाँ है। मास अपील और यथार्थ को जोड़ने की अपनी खासियत के अलावा रजनीकांत अपने इन्वेंटिव फैन सर्विस के लिए भी जाने जाते हैं और 2020 के दशक की किसी भी राजनी फिल्म के लिए यह जरूरी है। इसी वजह से मुझे उनकी 1981 की फिल्म धी अमिताभ बच्चन की दीवार का रीमेक याद आ गई, जिसमें हाल ही में फिर से दिलचस्पी तब बढ़ी जब कूली के ट्रेलर ने आर कृष्णामूर्ति के डायरेक्शन को सलाम किया। लोकेश ने थी से प्रेरणा ली और उसे आज के सुपरस्टार रजनीकांत की ताकत के हिसाब से ढाल दिया। फिल्म के 170 मिनट के दौरान फ्लैशबैक में हम रजनीकांत को एक युवा देव दीवा के रूप में देखते हैं, एक बंदरगाह पर काम करने वाला मजदूर जो अपने साथी मजदूरों के हक के लिए खड़ा होता है। इससे लोकेश को कैरेक्टर की बैक स्टोरी दिखाने या रजनीकांत को मजदूर वर्ग का हीरो बनाने के लिए अतिरिक्त स्क्रीन टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब फिल्म का पूरा भार इस दिलचस्प पृष्ठभूमि पर बनी कहानी पर है और अफसोस की बात है कि कूली इस मामले में आधा अधूरा ही साबित होती है। न ये लोकेश की ऊंचाइयों तक पहुंचती है और न ही राजनी के फैंस को पूरी तरह संतुष्ट कर पाती है। दिलचस्प ये है कि लंबे समय बाद किसी राजनी फिल्म का पहला हाफ इतना प्लॉट हैवी है। ये अच्छी बात है या बुरी, कहना मुश्किल है। फिल्म की शुरुआत होती है बेरहम दयालन सोबिन शाहिर से, जो अपने बॉस साइमन नागार्जुन अक्किनेनी, एक क्राइम किंगपिन जो लग्जरी घड़ियों की तस्करी करता है, के लिए पोर्ट संभालता है। पुलिस का एक जासूस फांसी पर लटका दिया जाता है और बात होती है ऐसे ही और भेड़ों की। इसी बीच हमें देव से मिलवाया जाता है, जो अब एक आलीशान हवेली का मालिक है। कैमरा जब उनके चेहरे के क्लोजअप में जाता है तो उनका बुजुर्ग होना साफ झलकता है। लगता है जैसे 74 साल के हमारे सुपरस्टार अब पहले की तरह लड़ या नाच नहीं सकते। लेकिन तभी आता है हीरो इंट्रोडक्शन सॉन्ग चिकुटू, जिसमें देव जमीन पर लेटकर लेग स्वीप मारते हैं और फिर भी उनके क्लोजअप्स में थकान झलकती है, जो इस बार उनके किरदार की पीड़ा को और गहराई देती है। जल्दी ही पता चलता है कि देव का सबसे करीबी दोस्त राजशेखर सत्यराज। दिलचस्प है कि धी में राजनी का नाम भी यही था। दिल का दौरा पड़ने से गुजर चुका है। देव को एहसास होता है कि राजा की मौत नेचुरल नहीं थी। वो कसम खाता है असली कातिल और वजह खोजने की। ये सफर उसे दयालन की गैंग तक ले जाता है, जो राजा के साथ धंधा कर रही थी। सवाल उठते हैं, राजा को किसने मारा? घड़ी के स्मगलर्स का उससे क्या लेना देना? राजशेखर की बेटी प्रीति श्रुति हासन देव से इतनी नाराज क्यों है और राजशेखर ने ऐसा क्या किया था? कूली इन सवालों को उठाती है, मगर उनका जवाब कभी ठोस कभी बिखरा बिखरा लगता है। पहले हाफ की सबसे बड़ी कमी यह है कि ज्यादातर हिस्से में कोई अर्जेंसी या खतरे का एहसास नहीं है, सिवाय उस जबरदस्त प्री इंटरवल सीक्वेंस के जो कब्रिस्तान से शुरू होता है। और इस हिस्से में राजनी के क्लासिक राजनिज्म की भी कमी खलती है। हाँ, कुछ पल हैं जैसे महिलाओं के हॉस्टल में मजेदार फाइट सीन। इंटरवल धमाकेदार खत्म होता है, लेकिन दूसरा हाफ देव और प्रीति के साथ फीका पड़ जाता है। प्रीति का किरदार ज्यादातर बार एक मोहरे जैसा लगता है। साइमन का बेटा अर्जुन, कन्ना रवि और उसकी गर्लफ्रेंड रचिता राम का सबप्लॉट कागज पर रोचक लगता है, क्योंकि अंत में सबको जोड़ता है, लेकिन फिल्म में इसे खींचा गया है और असर कमजोर पड़ता है। दूसरे हाफ में नागार्जुन का साइमन पीछे हट जाता है और दयालन पूरी कमान संभाल लेता है। असल में कूली में सबसे ज्यादा प्रभावशाली परफॉर्मेंस सोबिन शाहिर का है। चाहे वह मोनिका जैसे आइटम नंबर में ही क्यों ना हो, उनकी अजीबोगरीब हरकतें ध्यान खींच लेती हैं। उनका दयालन किरदार हर शेड दिखाता है और सबसे वेल राउंडेड बनकर निकलता है। नागार्जुन डरावने और असरदार लगते हैं, लेकिन उनकी खलनायकी का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता। श्रुति ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन उन्हें मिले सीन काफी कमजोर लिखे गए हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन सहायक किरदारों और देव के बीच हमें अच्छे सीन ही नहीं मिलते, जिससे भावनात्मक जुड़ाव नहीं बनता। यही वजह है कि कैमियो वाले किरदार भी असरदार नहीं लगते। लोकेश को समझना होगा कि अब सिर्फ आखिर में कैमियो डाल देना काम नहीं करता। विक्रम में चला, पर कूली में नहीं। दहा, आमिर खान का कैमियो और देव के रिश्ते को लेकर जो लॉजिक दिखाया गया है वो भी अधूरा लगता है। लोकेश की कुछ पुरानी आदतें भी अब थकाऊ लग रही हैं, जैसे 99 का गाना डालना या मोकोबॉट वाली स्टाइल। ए सर्टिफिकेट राजनी फिल्म से जो हिंसा की उम्मीद थी वो न तो मजेदार है, न ही सिनेमेटिक अंदाज में शूट की गई। एक ही तरह के शॉट्स, फांसी पर लटका आदमी, खून से लथपथ इंसान रिपीट होकर शॉक वैल्यू पैदा नहीं करते। एक्शन सीक्वेंस भी इस बार फीके लगते हैं। तकनीकी रूप से सबसे चमकता नाम है अनिरुद्ध रविचंद्र, जिनका बैकग्राउंड स्कोर पूरे समय आपको बांधे रखता है। कागज पर कूली बहुत संभावनाओं वाली फिल्म थी, जमीनी अपराध नाटक और राजनी के पलों का मिश्रण। लेकिन लोकेश की पिछली फिल्मों कैथी, मास्टर, विक्रम से यही सबक मिलता है कि एक मजबूत भावनात्मक कोर जरूरी है, और यही इस फिल्म से गायब है। अफसोस की बात है कि कई तमिल स्टार फिल्में इस भावनात्मक ताकत के बिना पिछड़ रही हैं। कूली भी उसी राह पर चलता है और आखिर में लगातार 2 गंभीर राजनी फिल्मों वेट्टायन और अब कूली के बाद एक ही सवाल दिमाग में आता है, वो वादा किया हुआ राजनी लोकेश मास्टरपीस कहाँ है। मास अपील और यथार्थ को जोड़ने की अपनी खासियत के अलावा रजनीकांत अपने इन्वेंटिव फैन सर्विस के लिए भी जाने जाते हैं और 2020 के दशक की किसी भी राजनी फिल्म के लिए यह जरूरी है। इसी वजह से मुझे उनकी 1981 की फिल्म धी अमिताभ बच्चन की दीवार का रीमेक याद आ गई, जिसमें हाल ही में फिर से दिलचस्पी तब बढ़ी जब कूली के ट्रेलर ने आर कृष्णामूर्ति के डायरेक्शन को सलाम किया। लोकेश ने थी से प्रेरणा ली और उसे आज के सुपरस्टार रजनीकांत की ताकत के हिसाब से ढाल दिया। फिल्म के 170 मिनट के दौरान फ्लैशबैक में हम रजनीकांत को एक युवा देव दीवा के रूप में देखते हैं, एक बंदरगाह पर काम करने वाला मजदूर जो अपने साथी मजदूरों के हक के लिए खड़ा होता है। इससे लोकेश को कैरेक्टर की बैक स्टोरी दिखाने या रजनीकांत को मजदूर वर्ग का हीरो बनाने के लिए अतिरिक्त स्क्रीन टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब फिल्म का पूरा भार इस दिलचस्प पृष्ठभूमि पर बनी कहानी पर है, और अफसोस की बात है कि कूली इस मामले में आधा अधूरा ही साबित होती है। न ये लोकेश की ऊंचाइयों तक पहुंचती है
और न ही राजनी के फैंस को पूरी तरह संतुष्ट कर पाती है। दिलचस्प ये है कि लंबे समय बाद किसी राजनी फिल्म का पहला हाफ इतना प्लॉट हैवी है। ये अच्छी बात है या बुरी, कहना मुश्किल है। फिल्म की शुरुआत होती है बेरहम दयालन सोबिन शाहिर से, जो अपने बॉस साइमन नागार्जुन अक्किनेनी, एक क्राइम किंगपिन जो लग्जरी घड़ियों की तस्करी करता है, के लिए पोर्ट संभालता है। पुलिस का एक जासूस फांसी पर लटका दिया जाता है और बात होती है ऐसे ही और भेड़ों की। इसी बीच हमें देव से मिलवाया जाता है, जो अब एक आलीशान हवेली का मालिक है। कैमरा जब उनके चेहरे के क्लोजअप में जाता है तो उनका बुजुर्ग होना साफ झलकता है। लगता है जैसे 74 साल के हमारे सुपरस्टार अब पहले की तरह लड़ या नाच नहीं सकते। लेकिन तभी आता है हीरो इंट्रोडक्शन सॉन्ग चिकुटू, जिसमें देव जमीन पर लेटकर लेग स्वीप मारते हैं। और फिर भी उनके क्लोजअप्स में थकान झलकती है, जो इस बार उनके किरदार की पीड़ा को और गहराई देती है। जल्दी ही पता चलता है कि देव का सबसे करीबी दोस्त राजशेखर सत्यराज। दिलचस्प है कि धीमे राजनी का नाम भी यही था। दिल का दौरा पड़ने से गुजर चुका है। देव को एहसास होता है कि राजा की मौत नेचुरल नहीं थी। वो कसम खाता है असली कातिल और वजह खोजने की। ये सफर उसे दयालन की गैंग तक ले जाता है, जो राजा के साथ धंधा कर रही थी। सवाल उठते हैं, राजा को किसने मारा? घड़ी के स्मगलर्स का उससे क्या लेना देना? राजशेखर की बेटी प्रीति, श्रुति हासन, देव से इतनी नाराज क्यों है? और राजशेखर ने ऐसा क्या किया था? कूली इन सवालों को उठाती है, मगर उनका जवाब कभी ठोस कभी बिखरा बिखरा लगता है। पहले हाफ की सबसे बड़ी कमी यह है कि ज्यादातर हिस्से में कोई अर्जेंसी या खतरे का एहसास नहीं है, सिवाय उस जबरदस्त प्री इंटरवल सीक्वेंस के जो कब्रिस्तान से शुरू होता है। और इस हिस्से में राजनी के क्लासिक राजनिज्म की भी कमी खलती है। हाँ, कुछ पल हैं जैसे महिलाओं के हॉस्टल में मजेदार फाइट सीन। इंटरवल धमाकेदार खत्म होता है, लेकिन दूसरा हाफ देव और प्रीति के साथ फीका पड़ जाता है। प्रीति का किरदार ज्यादातर बार एक मोहरे जैसा लगता है। साइमन का बेटा अर्जुन, कन्ना रवि और उसकी गर्लफ्रेंड रचिता राम का सबप्लॉट कागज पर रोचक लगता है, क्योंकि अंत में सबको जोड़ता है। लेकिन फिल्म में इसे खींचा गया है और असर कमजोर पड़ता है। दूसरे हाफ में नागार्जुन का साइमन पीछे हट जाता है और दयालन पूरी कमान संभाल लेता है। असल में कूली में सबसे ज्यादा प्रभावशाली परफॉर्मेंस सोबिन शाहिर का है। चाहे वह मोनिका जैसे आइटम नंबर में ही क्यों ना हो, उनकी अजीबोगरीब हरकतें ध्यान खींच लेती हैं। उनका दयालन किरदार हर शेड दिखाता है और सबसे वेल राउंडेड बनकर निकलता है। नागार्जुन डरावने और असरदार लगते हैं, लेकिन उनकी खलनायकी का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता। श्रुति ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन उन्हें मिले सीन काफी कमजोर लिखे गए हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन सहायक किरदारों और देव के बीच हमें अच्छे सीन ही नहीं मिलते, जिससे भावनात्मक जुड़ाव नहीं बनता। यही वजह है कि कैमियो वाले किरदार भी असरदार नहीं लगते। लोकेश को समझना होगा कि अब सिर्फ आखिर में कैमियो डाल देना काम नहीं करता। विक्रम में चला, पर कूली में नहीं। दहा, आमिर खान का कैमियो और देव के रिश्ते को लेकर जो लॉजिक दिखाया गया है, वो भी अधूरा लगता है। लोकेश की कुछ पुरानी आदतें भी अब थकाऊ लग रही हैं, जैसे 99 का गाना डालना या मोकोबॉट वाली स्टाइल। ए सर्टिफिकेट राजनी फिल्म से जो हिंसा की उम्मीद थी, वो न तो मजेदार है, न ही सिनेमेटिक अंदाज में शूट की गई। एक ही तरह के शॉट्स, फांसी पर लटका आदमी, खून से लथपथ इंसान, रिपीट होकर शॉक वैल्यू पैदा नहीं करते। एक्शन सीक्वेंस भी इस बार फीके लगते हैं। तकनीकी रूप से सबसे चमकता नाम है अनिरुद्ध रविचंद्र, जिनका बैकग्राउंड स्कोर पूरे समय आपको बांधे रखता है। कागज पर कूली बहुत संभावनाओं वाली फिल्म थी, जमीनी अपराध नाटक और राजनी के पलों का मिश्रण। लेकिन लोकेश की पिछली फिल्मों कैथी, मास्टर, विक्रम से यही सबक मिलता है कि एक मजबूत भावनात्मक कोर जरूरी है, और यही इस फिल्म से गायब है। अफसोस की बात है कि कई तमिल स्टार फिल्में इस भावनात्मक ताकत के बिना पिछड़ रही हैं। कूली भी उसी राह पर चलता है। और आखिर में लगातार 2 गंभीर राजनी फिल्मों वेट्टायन और अब कूली के बाद एक ही सवाल दिमाग में आता है, वो वादा किया हुआ राजनी लोकेश मास्टरपीस कहाँ है? मास अपील और यथार्थ को जोड़ने की अपनी खासियत के अलावा रजनीकांत अपने इन्वेंटिव फैन सर्विस के लिए भी जाने जाते हैं, और 2020 के दशक की किसी भी राजनी फिल्म के लिए यह जरूरी है। इसी वजह से मुझे उनकी 1981 की फिल्म धी, अमिताभ बच्चन की दीवार का रीमेक याद आ गई, जिसमें हाल ही में फिर से दिलचस्पी तब बढ़ी जब कूली के ट्रेलर ने आर कृष्णामूर्ति के डायरेक्शन को सलाम किया। लोकेश ने थी से प्रेरणा ली और उसे आज के सुपरस्टार रजनीकांत की ताकत के हिसाब से ढाल दिया। फिल्म के 170 मिनट के दौरान फ्लैशबैक में हम रजनीकांत को एक युवा देव दीवा के रूप में देखते हैं, एक बंदरगाह पर काम करने वाला मजदूर जो अपने साथी मजदूरों के हक के लिए खड़ा होता है। इससे लोकेश को कैरेक्टर की बैक स्टोरी दिखाने या रजनीकांत को मजदूर वर्ग का हीरो बनाने के लिए अतिरिक्त स्क्रीन टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब फिल्म का पूरा भार इस दिलचस्प पृष्ठभूमि पर बनी कहानी पर है, और अफसोस की बात है कि कूली इस मामले में आधा अधूरा ही साबित होती है। न ये लोकेश की ऊंचाइयों तक पहुंचती है और न ही राजनी के फैंस को पूरी तरह संतुष्ट कर पाती है। दिलचस्प ये है कि लंबे समय बाद किसी राजनी फिल्म का पहला हाफ इतना प्लॉट हैवी है। ये अच्छी बात है या बुरी, कहना मुश्किल है। फिल्म की शुरुआत होती है बेरहम दयालन सोबिन शाहिर से, जो अपने बॉस साइमन नागार्जुन अक्किनेनी, एक क्राइम किंगपिन जो लग्जरी घड़ियों की तस्करी करता है, के लिए पोर्ट संभालता है। पुलिस का एक जासूस फांसी पर लटका दिया जाता है और बात होती है ऐसे ही और भेड़ों की। इसी बीच हमें देव से मिलवाया जाता है, जो अब एक आलीशान हवेली का मालिक है। कैमरा जब उनके चेहरे के क्लोजअप में जाता है तो उनका बुजुर्ग होना साफ झलकता है। लगता है जैसे 74 साल के हमारे सुपरस्टार अब पहले की तरह लड़ या नाच नहीं सकते। लेकिन तभी आता है हीरो इंट्रोडक्शन सॉन्ग चिकुटू, जिसमें देव जमीन पर लेटकर लेग स्वीप मारते हैं। और फिर भी उनके क्लोजअप्स में थकान झलकती है, जो इस बार उनके किरदार की पीड़ा को और गहराई देती है। जल्दी ही पता चलता है कि देव का सबसे करीबी दोस्त राजशेखर सत्यराज। दिलचस्प है कि धीमे राजनी का नाम भी यही था। दिल का दौरा पड़ने से गुजर चुका है। देव को एहसास होता है कि राजा की मौत नेचुरल नहीं थी। वो कसम खाता है असली कातिल और वजह खोजने की। ये सफर उसे दयालन की गैंग तक ले जाता है, जो राजा के साथ धंधा कर रही थी। सवाल उठते हैं, राजा को किसने मारा?
घड़ी के स्मगलर्स का उससे क्या लेना देना? राजशेखर की बेटी प्रीति, श्रुति हासन, देव से इतनी नाराज क्यों है? और राजशेखर ने ऐसा क्या किया था? कूली इन सवालों को उठाती है, मगर उनका जवाब कभी ठोस, कभी बिखरा बिखरा लगता है। पहले हाफ की सबसे बड़ी कमी यह है कि ज्यादातर हिस्से में कोई अर्जेंसी या खतरे का एहसास नहीं है, सिवाय उस जबरदस्त प्री इंटरवल सीक्वेंस के जो कब्रिस्तान से शुरू होता है। और इस हिस्से में राजनी के क्लासिक राजनिज्म की भी कमी खलती है। हाँ, कुछ पल हैं जैसे महिलाओं के हॉस्टल में मजेदार फाइट सीन, इंटरवल धमाकेदार खत्म होता है, लेकिन दूसरा हाफ देव और प्रीति के साथ फीका पड़ जाता है। प्रीति का किरदार ज्यादातर बार एक मोहरे जैसा लगता है। साइमन का बेटा अर्जुन, कन्ना रवि और उसकी गर्लफ्रेंड रचिता राम का सबप्लॉट कागज पर रोचक लगता है, क्योंकि अंत में सबको जोड़ता है, लेकिन फिल्म में इसे खींचा गया है और असर कमजोर पड़ता है। दूसरे हाफ में नागार्जुन का साइमन पीछे हट जाता है और दयालन पूरी कमान संभाल लेता है। असल में कूली में सबसे ज्यादा प्रभावशाली परफॉर्मेंस सोबिन शाहिर का है। चाहे वह मोनिका जैसे आइटम नंबर में ही क्यों ना हो, उनकी अजीबोगरीब हरकतें ध्यान खींच लेती हैं। उनका दयालन किरदार हर शेड दिखाता है और सबसे वेल राउंडेड बनकर निकलता है। नागार्जुन डरावने और असरदार लगते हैं, लेकिन उनकी खलनायकी का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता। श्रुति ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन उन्हें मिले सीन काफी कमजोर लिखे गए हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन सहायक किरदारों और देव के बीच हमें अच्छे सीन ही नहीं मिलते, जिससे भावनात्मक जुड़ाव नहीं बनता। यही वजह है कि कैमियो वाले किरदार भी असरदार नहीं लगते। लोकेश को समझना होगा कि अब सिर्फ आखिर में कैमियो डाल देना काम नहीं करता। विक्रम में चला, पर कूली में नहीं। दहा, आमिर खान का कैमियो और देव के रिश्ते को लेकर जो लॉजिक दिखाया गया है वो भी अधूरा लगता है। लोकेश की कुछ पुरानी आदतें भी अब थकाऊ लग रही हैं, जैसे 99 का गाना डालना या मोकोबॉट वाली स्टाइल। ए सर्टिफिकेट राजनी फिल्म से जो हिंसा की उम्मीद थी वो न तो मजेदार है, न ही सिनेमेटिक अंदाज में शूट की गई। एक ही तरह के शॉट्स, फांसी पर लटका आदमी, खून से लथपथ इंसान रिपीट होकर शॉक वैल्यू पैदा नहीं करते। एक्शन सीक्वेंस भी इस बार फीके लगते हैं। तकनीकी रूप से सबसे चमकता नाम है अनिरुद्ध रविचंद्र, जिनका बैकग्राउंड स्कोर पूरे समय आपको बांधे रखता है। कागज पर कूली बहुत संभावनाओं वाली फिल्म थी, जमीनी अपराध नाटक और राजनी के पलों का मिश्रण। लेकिन लोकेश की पिछली फिल्मों कैथी, मास्टर, विक्रम से यही सबक मिलता है कि एक मजबूत भावनात्मक कोर जरूरी है, और यही इस फिल्म से गायब है। अफसोस की बात है कि कई तमिल स्टार फिल्में इस भावनात्मक ताकत के बिना पिछड़ रही हैं। कूली भी उसी राह पर चलता है, और आखिर में लगातार 2 गंभीर राजनी फिल्मों वेट्टायन और अब कूली के बाद एक ही सवाल दिमाग में आता है, वो वादा किया हुआ राजनी लोकेश मास्टरपीस कहाँ है? मास अपील और यथार्थ को जोड़ने की अपनी खासियत के अलावा रजनीकांत अपने इन्वेंटिव फैन सर्विस के लिए भी जाने जाते हैं, और 2020 के दशक की किसी भी राजनी फिल्म के लिए यह जरूरी है। इसी वजह से मुझे उनकी 1981 की फिल्म धी, अमिताभ बच्चन की दीवार का रीमेक याद आ गई, जिसमें हाल ही में फिर से दिलचस्पी तब बढ़ी जब कूली के ट्रेलर ने आर कृष्णामूर्ति के डायरेक्शन को सलाम किया। लोकेश ने थी से प्रेरणा ली और उसे आज के सुपरस्टार रजनीकांत की ताकत के हिसाब से ढाल दिया। फिल्म के 170 मिनट के दौरान फ्लैशबैक में हम रजनीकांत को एक युवा देव दीवा के रूप में देखते हैं, एक बंदरगाह पर काम करने वाला मजदूर जो अपने साथी मजदूरों के हक के लिए खड़ा होता है। इससे लोकेश को कैरेक्टर की बैक स्टोरी दिखाने या रजनीकांत को मजदूर वर्ग का हीरो बनाने के लिए अतिरिक्त स्क्रीन टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब फिल्म का पूरा भार इस दिलचस्प पृष्ठभूमि पर बनी कहानी पर है, और अफसोस की बात है कि कूली इस मामले में आधा अधूरा ही साबित होती है। न ये लोकेश की ऊंचाइयों तक पहुंचती है और न ही राजनी के फैंस को पूरी तरह संतुष्ट कर पाती है। दिलचस्प यह है कि लंबे समय बाद किसी राजनी फिल्म का पहला हाफ इतना प्लॉट हैवी है। ये अच्छी बात है या बुरी, कहना मुश्किल है। फिल्म की शुरुआत होती है बेरहम दयालन सोबिन शाहिर से, जो अपने बॉस साइमन नागार्जुन अक्किनेनी, एक क्राइम किंगपिन जो लग्जरी घड़ियों की तस्करी करता है, के लिए पोर्ट संभालता है। पुलिस का एक जासूस फांसी पर लटका दिया जाता है और बात होती है ऐसे ही और भेड़ों की। इसी बीच हमें देव से मिलवाया जाता है, जो अब एक आलीशान हवेली का मालिक है। कैमरा जब उनके चेहरे के क्लोजअप में जाता है तो उनका बुजुर्ग होना साफ झलकता है। लगता है जैसे 74 साल के हमारे सुपरस्टार अब पहले की तरह लड़ या नाच नहीं सकते। लेकिन तभी आता है हीरो इंट्रोडक्शन सॉन्ग चिकुटू, जिसमें देव जमीन पर लेटकर लेग स्वीप मारते हैं, और फिर भी उनके क्लोजअप्स में थकान झलकती है, जो इस बार उनके किरदार की पीड़ा को और गहराई देती है। जल्दी ही पता चलता है कि देव का सबसे करीबी दोस्त राजशेखर सत्यराज, दिलचस्प है कि धी में राजनी का नाम भी यही था, दिल का दौरा पड़ने से गुजर चुका है। देव को एहसास होता है कि राजा की मौत नेचुरल नहीं थी। वो कसम खाता है असली कातिल और वजह खोजने की। ये सफर उसे दयालन की गैंग तक ले जाता है, जो राजा के साथ धंधा कर रही थी। सवाल उठते हैं, राजा को किसने मारा? घड़ी के स्मगलर्स का उससे क्या लेना देना? राजशेखर की बेटी प्रीति, श्रुति हासन, देव से इतनी नाराज क्यों है? और राजशेखर ने ऐसा क्या किया था? कूली इन सवालों को उठाती है, मगर उनका जवाब कभी ठोस, कभी बिखरा बिखरा लगता है। पहले हाफ की सबसे बड़ी कमी यह है कि ज्यादातर हिस्से में कोई अर्जेंसी या खतरे का एहसास नहीं है, सिवाय उस जबरदस्त प्री इंटरवल सीक्वेंस के जो कब्रिस्तान से शुरू होता है। और इस हिस्से में राजनी के क्लासिक राजनिज्म की भी कमी खलती है। हाँ, कुछ पल हैं जैसे महिलाओं के हॉस्टल में मजेदार फाइट सीन, इंटरवल धमाकेदार खत्म होता है, लेकिन दूसरा हाफ देव और प्रीति के साथ फीका पड़ जाता है। प्रीति का किरदार ज्यादातर बार एक मोहरे जैसा लगता है। साइमन का बेटा अर्जुन, कन्ना रवि और उसकी गर्लफ्रेंड रचिता राम का सबप्लॉट कागज पर रोचक लगता है, क्योंकि अंत में सबको जोड़ता है, लेकिन फिल्म में इसे खींचा गया है और असर कमजोर पड़ता है। दूसरे हाफ में नागार्जुन का साइमन पीछे हट जाता है और दयालन पूरी कमान संभाल लेता है। असल में कूली में सबसे ज्यादा प्रभावशाली परफॉर्मेंस सोबिन शाहिर का है। चाहे वह मोनिका जैसे आइटम नंबर में ही क्यों ना हो, उनकी अजीबोगरीब हरकतें ध्यान खींच लेती हैं। उनका दयालन किरदार हर शेड दिखाता है और सबसे वेल राउंडेड बनकर निकलता है। नागार्जुन डरावने और असरदार लगते हैं, लेकिन उनकी खलनायकी का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता। श्रुति ने भी अच्छा काम किया है,
लेकिन उन्हें मिले सीन काफी कमजोर लिखे गए हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन सहायक किरदारों और देव के बीच हमें अच्छे सीन ही नहीं मिलते, जिससे भावनात्मक जुड़ाव नहीं बनता। यही वजह है कि कैमियो वाले किरदार भी असरदार नहीं लगते। लोकेश को समझना होगा कि अब सिर्फ आखिर में कैमियो डाल देना काम नहीं करता। विक्रम में चला, पर कूली में नहीं। दहा, आमिर खान का कैमियो और देव के रिश्ते को लेकर जो लॉजिक दिखाया गया है वो भी अधूरा लगता है। लोकेश की कुछ पुरानी आदतें भी अब थकाऊ लग रही हैं, जैसे 99 का गाना डालना या मोकोबॉट वाली स्टाइल। ए सर्टिफिकेट राजनी फिल्म से जो हिंसा की उम्मीद थी वो न तो मजेदार है, न ही सिनेमेटिक अंदाज में शूट की गई। एक ही तरह के शॉट्स, फांसी पर लटका आदमी, खून से लथपथ इंसान रिपीट होकर शॉक वैल्यू पैदा नहीं करते। एक्शन सीक्वेंस भी इस बार फीके लगते हैं। तकनीकी रूप से सबसे चमकता नाम है अनिरुद्ध रविचंद्र, जिनका बैकग्राउंड स्कोर पूरे समय आपको बांधे रखता है। कागज पर कूली बहुत संभावनाओं वाली फिल्म थी, जमीनी अपराध नाटक और राजनी के पलों का मिश्रण। लेकिन लोकेश की पिछली फिल्मों कैथी, मास्टर, विक्रम से यही सबक मिलता है कि एक मजबूत भावनात्मक कोर जरूरी है, और यही इस फिल्म से गायब है। अफसोस की बात है कि कई तमिल स्टार फिल्में इस भावनात्मक ताकत के बिना पिछड़ रही हैं। कूली भी उसी राह पर चलता है, और आखिर में लगातार 2 गंभीर राजनी फिल्मों वेट्टायन और अब कूली के बाद एक ही सवाल दिमाग में आता है, वो वादा किया हुआ राजनी लोकेश मास्टरपीस कहाँ है। मास अपील और यथार्थ को जोड़ने की अपनी खासियत के अलावा राजनीकांत अपने इन्वेंटिव फैन सर्विस के लिए भी जाने जाते हैं, और 2020 के दशक की किसी भी राजनी फिल्म के लिए यह जरूरी है। इसी वजह से मुझे उनकी 1981 की फिल्म धी, अमिताभ बच्चन की दीवार का रीमेक याद आ गई, जिसमें हाल ही में फिर से दिलचस्पी तब बढ़ी जब कूली के ट्रेलर ने आर कृष्णामूर्ति के डायरेक्शन को सलाम किया। लोकेश ने थी से प्रेरणा ली और उसे आज के सुपरस्टार राजनीकांत की ताकत के हिसाब से ढाल दिया। फिल्म के 170 मिनट के दौरान फ्लैशबैक में हम राजनीकांत को एक युवा देव दीवा के रूप में देखते हैं, एक बंदरगाह पर काम करने वाला मजदूर जो अपने साथी मजदूरों के हक के लिए खड़ा होता है। इससे लोकेश को कैरेक्टर की बैक स्टोरी दिखाने या राजनीकांत को मजदूर वर्ग का हीरो बनाने के लिए अतिरिक्त स्क्रीन टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब फिल्म का पूरा भार इस दिलचस्प पृष्ठभूमि पर बनी कहानी पर है, और अफसोस की बात है कि कूली इस मामले में आधा अधूरा ही साबित होती है। न ये लोकेश की ऊंचाइयों तक पहुंचती है और न ही राजनी के फैंस को पूरी तरह संतुष्ट कर पाती है। दिलचस्प ये है कि लंबे समय बाद किसी राजनी फिल्म का पहला हाफ इतना प्लॉट हैवी है। ये अच्छी बात है या बुरी, कहना मुश्किल है। फिल्म की शुरुआत होती है बेरहम दयालन सोबिन शाहिर से, जो अपने बॉस साइमन नागार्जुन अक्किनेनी, एक क्राइम किंगपिन जो लग्जरी घड़ियों की तस्करी करता है, के लिए पोर्ट संभालता है। पुलिस का एक जासूस फांसी पर लटका दिया जाता है और बात होती है ऐसे ही और भेड़ों की। इसी बीच हमें देव से मिलवाया जाता है, जो अब एक आलीशान हवेली का मालिक है। कैमरा जब उनके चेहरे के क्लोजअप में जाता है तो उनका बुजुर्ग होना साफ झलकता है। लगता है जैसे 74 साल के हमारे सुपरस्टार अब पहले की तरह लड़ या नाच नहीं सकते। लेकिन तभी आता है हीरो इंट्रोडक्शन सॉन्ग चिकुटू, जिसमें देव जमीन पर लेटकर लेग स्वीप मारते हैं, और फिर भी उनके क्लोजअप्स में थकान झलकती है, जो इस बार उनके किरदार की पीड़ा को और गहराई देती है। जल्दी ही पता चलता है कि देव का सबसे करीबी दोस्त राजशेखर सत्यराज, दिलचस्प है कि धीमे राजनी का नाम भी यही था, दिल का दौरा पड़ने से गुजर चुका है। देव को एहसास होता है कि राजा की मौत नेचुरल नहीं थी। वो कसम खाता है असली कातिल और वजह खोजने की। ये सफर उसे दयालन की गैंग तक ले जाता है, जो राजा के साथ धंधा कर रही थी। सवाल उठते हैं, राजा को किसने मारा? घड़ी के स्मगलर्स का उससे क्या लेना देना? राजशेखर की बेटी प्रीति, श्रुति हासन, देव से इतनी नाराज क्यों है? और राजशेखर ने ऐसा क्या किया था? कूली इन सवालों को उठाती है, मगर उनका जवाब कभी ठोस, कभी बिखरा बिखरा लगता है। पहले हाफ की सबसे बड़ी कमी यह है कि ज्यादातर हिस्से में कोई अर्जेंसी या खतरे का एहसास नहीं है, सिवाय उस जबरदस्त प्री इंटरवल सीक्वेंस के जो कब्रिस्तान से शुरू होता है। और इस हिस्से में राजनी के क्लासिक राजनिज्म की भी कमी खलती है। हाँ, कुछ पल हैं जैसे महिलाओं के हॉस्टल में मजेदार फाइट सीन। इंटरवल धमाकेदार खत्म होता है, लेकिन दूसरा हाफ देव और प्रीति के साथ फीका पड़ जाता है। प्रीति का किरदार ज्यादातर बार एक मोहरे जैसा लगता है। साइमन का बेटा अर्जुन, कन्ना रवि और उसकी गर्लफ्रेंड रचिता राम का सबप्लॉट कागज पर रोचक लगता है, क्योंकि अंत में सबको जोड़ता है, लेकिन फिल्म में इसे खींचा गया है और असर कमजोर पड़ता है। दूसरे हाफ में नागार्जुन का साइमन पीछे हट जाता है और दयालन पूरी कमान संभाल लेता है। असल में कूली में सबसे ज्यादा प्रभावशाली परफॉर्मेंस सोबिन शाहिर का है। चाहे वह मोनिका जैसे आइटम नंबर में ही क्यों ना हो, उनकी अजीबोगरीब हरकतें ध्यान खींच लेती हैं। उनका दयालन किरदार हर शेड दिखाता है और सबसे वेल राउंडेड बनकर निकलता है। नागार्जुन डरावने और असरदार लगते हैं, लेकिन उनकी खलनायकी का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता। श्रुति ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन उन्हें मिले सीन काफी कमजोर लिखे गए हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन सहायक किरदारों और देव के बीच हमें अच्छे सीन ही नहीं मिलते, जिससे भावनात्मक जुड़ाव नहीं बनता। यही वजह है कि कैमियो वाले किरदार भी असरदार नहीं लगते। लोकेश को समझना होगा कि अब सिर्फ आखिर में कैमियो डाल देना काम नहीं करता। विक्रम में चला, पर कूली में नहीं। दहा, आमिर खान का कैमियो और देव के रिश्ते को लेकर जो लॉजिक दिखाया गया है वो भी अधूरा लगता है। लोकेश की कुछ पुरानी आदतें भी अब थकाऊ लग रही हैं, जैसे 99 का गाना डालना या मोकोबॉट वाली स्टाइल। ए सर्टिफिकेट राजनी फिल्म से जो हिंसा की उम्मीद थी वो न तो मजेदार है, न ही सिनेमेटिक अंदाज में शूट की गई। एक ही तरह के शॉट्स, फांसी पर लटका आदमी, खून से लथपथ इंसान रिपीट होकर शॉक वैल्यू पैदा नहीं करते। एक्शन सीक्वेंस भी इस बार फीके लगते हैं। तकनीकी रूप से सबसे चमकता नाम है अनिरुद्ध रविचंद्र, जिनका बैकग्राउंड स्कोर पूरे समय आपको बांधे रखता है। कागज पर कूली बहुत संभावनाओं वाली फिल्म थी, जमीनी अपराध नाटक और राजनी के पलों का मिश्रण। लेकिन लोकेश की पिछली फिल्मों कैथी, मास्टर, विक्रम से यही सबक मिलता है कि एक मजबूत भावनात्मक कोर जरूरी है, और यही इस फिल्म से गायब है। अफसोस की बात है कि कई तमिल स्टार फिल्में इस भावनात्मक ताकत के बिना पिछड़ रही हैं। कूली भी उसी राह पर चलता है, और आखिर में
लगातार दो गंभीर राजनी फिल्मों वेट्टायन और अब कूली के बाद एक ही सवाल दिमाग में आता है, वो वादा किया हुआ राजनी लोकेश मास्टरपीस कहाँ है। मास अपील और यथार्थ को जोड़ने की अपनी खासियत के अलावा रजनीकांत अपने इन्वेंटिव फैन सर्विस के लिए भी जाने जाते हैं, और 2020 के दशक की किसी भी राजनी फिल्म के लिए यह जरूरी है। इसी वजह से मुझे उनकी 1981 की फिल्म धी अमिताभ बच्चन की दीवार का रीमेक याद आ गई, जिसमें हाल ही में फिर से दिलचस्पी तब बढ़ी जब कूली के ट्रेलर ने आर कृष्णामूर्ति के डायरेक्शन को सलाम किया। लोकेश ने थी से प्रेरणा ली और उसे आज के सुपरस्टार रजनीकांत की ताकत के हिसाब से ढाल दिया। फिल्म के 170 मिनट के दौरान फ्लैशबैक में हम रजनीकांत को एक युवा दीवा के रूप में देखते हैं, एक बंदरगाह पर काम करने वाला मजदूर जो अपने साथी मजदूरों के हक के लिए खड़ा होता है। इससे लोकेश को कैरेक्टर की बैक स्टोरी दिखाने या रजनीकांत को मजदूर वर्ग का हीरो बनाने के लिए अतिरिक्त स्क्रीन टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब फिल्म का पूरा भार इस दिलचस्प पृष्ठभूमि पर बनी कहानी पर है, और अफसोस की बात है कि कूली इस मामले में आधा अधूरा ही साबित होती है। न ये लोकेश की ऊंचाइयों तक पहुंचती है और न ही राजनी के फैंस को पूरी तरह संतुष्ट कर पाती है। दिलचस्प ये है कि लंबे समय बाद किसी राजनी फिल्म का पहला हाफ इतना प्लॉट हैवी है। ये अच्छी बात है या बुरी, कहना मुश्किल है। फिल्म की शुरुआत होती है बेरहम दयालन सोबिन शाहिर से, जो अपने बॉस साइमन नागार्जुन अक्किनेनी, एक क्राइम किंगपिन जो लग्जरी घड़ियों की तस्करी करता है, के लिए पोर्ट संभालता है। पुलिस का एक जासूस फांसी पर लटका दिया जाता है और बात होती है ऐसे ही और भेड़ों की। इसी बीच हमें देव से मिलवाया जाता है, जो अब एक आलीशान हवेली का मालिक है। कैमरा जब उनके चेहरे के क्लोजअप में जाता है तो उनका बुजुर्ग होना साफ झलकता है। लगता है जैसे 74 साल के हमारे सुपरस्टार अब पहले की तरह लड़ या नाच नहीं सकते। लेकिन तभी आता है हीरो इंट्रोडक्शन सॉन्ग चिकुटू, जिसमें देव जमीन पर लेटकर लेग स्वीप मारते हैं, और फिर भी उनके क्लोजअप्स में थकान झलकती है, जो इस बार उनके किरदार की पीड़ा को और गहराई देती है। जल्दी ही पता चलता है कि देव का सबसे करीबी दोस्त राजशेखर सत्यराज। दिलचस्प है कि धी में राजनी का नाम भी यही था। दिल का दौरा पड़ने से गुजर चुका है। देव को एहसास होता है कि राजा की मौत नेचुरल नहीं थी। वो कसम खाता है असली कातिल और वजह खोजने की। ये सफर उसे दयालन की गैंग तक ले जाता है, जो राजा के साथ धंधा कर रही थी। सवाल उठते हैं, राजा को किसने मारा? घड़ी के स्मगलर्स का उससे क्या लेना देना? राजशेखर की बेटी प्रीति श्रुति हासन देव से इतनी नाराज क्यों है, और राजशेखर ने ऐसा क्या किया था? कूली इन सवालों को उठाती है, मगर उनका जवाब कभी ठोस कभी बिखरा बिखरा लगता है। पहले हाफ की सबसे बड़ी कमी यह है कि ज्यादातर हिस्से में कोई अर्जेंसी या खतरे का एहसास नहीं है, सिवाय उस जबरदस्त प्री इंटरवल सीक्वेंस के जो कब्रिस्तान से शुरू होता है। और इस हिस्से में राजनी के क्लासिक राजनिज्म की भी कमी खलती है। हाँ, कुछ पल हैं जैसे महिलाओं के हॉस्टल में मजेदार फाइट सीन। इंटरवल धमाकेदार खत्म होता है, लेकिन दूसरा हाफ देव और प्रीति के साथ फीका पड़ जाता है। प्रीति का किरदार ज्यादातर बार एक मोहरे जैसा लगता है। साइमन का बेटा अर्जुन, कन्ना रवि और उसकी गर्लफ्रेंड रचिता राम का सबप्लॉट कागज पर रोचक लगता है, क्योंकि अंत में सबको जोड़ता है, लेकिन फिल्म में इसे खींचा गया है और असर कमजोर पड़ता है। दूसरे हाफ में नागार्जुन का साइमन पीछे हट जाता है और दयालन पूरी कमान संभाल लेता है। असल में कूली में सबसे ज्यादा प्रभावशाली परफॉर्मेंस सोबिन शाहिर का है। चाहे वह मोनिका जैसे आइटम नंबर में ही क्यों ना हो, उनकी अजीबोगरीब हरकतें ध्यान खींच लेती हैं। उनका दयालन किरदार हर शेड दिखाता है और सबसे वेल राउंडेड बनकर निकलता है। नागार्जुन डरावने और असरदार लगते हैं, लेकिन उनकी खलनायकी का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता। श्रुति ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन उन्हें मिले सीन काफी कमजोर लिखे गए हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन सहायक किरदारों और देव के बीच हमें अच्छे सीन ही नहीं मिलते, जिससे भावनात्मक जुड़ाव नहीं बनता। यही वजह है कि कैमियो वाले किरदार भी असरदार नहीं लगते। लोकेश को समझना होगा कि अब सिर्फ आखिर में कैमियो डाल देना काम नहीं करता। विक्रम में चला, पर कूली में नहीं। दहा, आमिर खान का कैमियो और देव के रिश्ते को लेकर जो लॉजिक दिखाया गया है वो भी अधूरा लगता है। लोकेश की कुछ पुरानी आदतें भी अब थकाऊ लग रही हैं, जैसे 99 का गाना डालना या मोकोबॉट वाली स्टाइल। ए सर्टिफिकेट राजनी फिल्म से जो हिंसा की उम्मीद थी वो न तो मजेदार है, न ही सिनेमेटिक अंदाज में शूट की गई। एक ही तरह के शॉट्स, फांसी पर लटका आदमी, खून से लथपथ इंसान रिपीट होकर शॉक वैल्यू पैदा नहीं करते। एक्शन सीक्वेंस भी इस बार फीके लगते हैं। तकनीकी रूप से सबसे चमकता नाम है अनिरुद्ध रविचंद्र, जिनका बैकग्राउंड स्कोर पूरे समय आपको बांधे रखता है। कागज पर कूली बहुत संभावनाओं वाली फिल्म थी, जमीनी अपराध नाटक और राजनी के पलों का मिश्रण। लेकिन लोकेश की पिछली फिल्मों कैथी, मास्टर, विक्रम से यही सबक मिलता है कि एक मजबूत भावनात्मक कोर जरूरी है, और यही इस फिल्म से गायब है। अफसोस की बात है कि कई तमिल स्टार फिल्में इस भावनात्मक ताकत के बिना पिछड़ रही हैं। कूली भी उसी राह पर चलता है, और आखिर में लगातार दो गंभीर राजनी फिल्मों वेट्टायन और अब कूली के बाद एक ही सवाल दिमाग में आता है, वो वादा किया हुआ राजनी लोकेश मास्टरपीस कहाँ है। मास अपील और यथार्थ को जोड़ने की अपनी खासियत के अलावा रजनीकांत अपने इन्वेंटिव फैन सर्विस के लिए भी जाने जाते हैं, और 2020 के दशक की किसी भी राजनी फिल्म के लिए यह जरूरी है। इसी वजह से मुझे उनकी 1981 की फिल्म धी अमिताभ बच्चन की दीवार का रीमेक याद आ गई, जिसमें हाल ही में फिर से दिलचस्पी तब बढ़ी जब कूली के ट्रेलर ने आर कृष्णामूर्ति के डायरेक्शन को सलाम किया। लोकेश ने थी से प्रेरणा ली और उसे आज के सुपरस्टार रजनीकांत की ताकत के हिसाब से ढाल दिया। फिल्म के 170 मिनट के दौरान फ्लैशबैक में हम रजनीकांत को एक युवा दीवा के रूप में देखते हैं, एक बंदरगाह पर काम करने वाला मजदूर जो अपने साथी मजदूरों के हक के लिए खड़ा होता है। इससे लोकेश को कैरेक्टर की बैक स्टोरी दिखाने या रजनीकांत को मजदूर वर्ग का हीरो बनाने के लिए अतिरिक्त स्क्रीन टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब फिल्म का पूरा भार इस दिलचस्प पृष्ठभूमि पर बनी कहानी पर है, और अफसोस की बात है कि कूली इस मामले में आधा अधूरा ही साबित होती है। न ये लोकेश की ऊंचाइयों तक पहुंचती है और न ही राजनी के फैंस को पूरी तरह संतुष्ट कर पाती है।
दिलचस्प ये है कि लंबे समय बाद किसी राजनी फिल्म का पहला हाफ इतना प्लॉट हैवी है। ये अच्छी बात है या बुरी, कहना मुश्किल है। फिल्म की शुरुआत होती है बेरहम दयालन सोबिन शाहिर से, जो अपने बॉस साइमन नागार्जुन अक्किनेनी, एक क्राइम किंगपिन जो लग्जरी घड़ियों की तस्करी करता है, के लिए पोर्ट संभालता है। पुलिस का एक जासूस फांसी पर लटका दिया जाता है और बात होती है ऐसे ही और भेड़ों की। इसी बीच हमें देव से मिलवाया जाता है, जो अब एक आलीशान हवेली का मालिक है। कैमरा जब उनके चेहरे के क्लोजअप में जाता है तो उनका बुजुर्ग होना साफ झलकता है। लगता है जैसे 74 साल के हमारे सुपरस्टार अब पहले की तरह लड़ या नाच नहीं सकते। लेकिन तभी आता है हीरो इंट्रोडक्शन सॉन्ग चिकुटू, जिसमें देव जमीन पर लेटकर लेग स्वीप मारते हैं। और फिर भी उनके क्लोजअप्स में थकान झलकती है, जो इस बार उनके किरदार की पीड़ा को और गहराई देती है। जल्दी ही पता चलता है कि देव का सबसे करीबी दोस्त राजशेखर सत्यराज। दिलचस्प है कि धीमे राजनी का नाम भी यही था। दिल का दौरा पड़ने से गुजर चुका है। देव को एहसास होता है कि राजा की मौत नेचुरल नहीं थी। वो कसम खाता है असली कातिल और वजह खोजने की। ये सफर उसे दयालन की गैंग तक ले जाता है, जो राजा के साथ धंधा कर रही थी। सवाल उठते हैं, राजा को किसने मारा? घड़ी के स्मगलर्स का उससे क्या लेना देना? राजशेखर की बेटी प्रीति, श्रुति हासन, देव से इतनी नाराज क्यों है? और राजशेखर ने ऐसा क्या किया था? कूली इन सवालों को उठाती है, मगर उनका जवाब कभी ठोस कभी बिखरा बिखरा लगता है। पहले हाफ की सबसे बड़ी कमी यह है कि ज्यादातर हिस्से में कोई अर्जेंसी या खतरे का एहसास नहीं है, सिवाय उस जबरदस्त प्री इंटरवल सीक्वेंस के जो कब्रिस्तान से शुरू होता है। और इस हिस्से में राजनी के क्लासिक राजनिज्म की भी कमी खलती है। हाँ, कुछ पल हैं जैसे महिलाओं के हॉस्टल में मजेदार फाइट सीन। इंटरवल धमाकेदार खत्म होता है, लेकिन दूसरा हाफ देव और प्रीति के साथ फीका पड़ जाता है। प्रीति का किरदार ज्यादातर बार एक मोहरे जैसा लगता है। साइमन का बेटा अर्जुन, कन्ना रवि और उसकी गर्लफ्रेंड रचिता राम का सबप्लॉट कागज पर रोचक लगता है, क्योंकि अंत में सबको जोड़ता है। लेकिन फिल्म में इसे खींचा गया है और असर कमजोर पड़ता है। दूसरे हाफ में नागार्जुन का साइमन पीछे हट जाता है और दयालन पूरी कमान संभाल लेता है। असल में कूली में सबसे ज्यादा प्रभावशाली परफॉर्मेंस सोबिन शाहिर का है। चाहे वह मोनिका जैसे आइटम नंबर में ही क्यों ना हो, उनकी अजीबोगरीब हरकतें ध्यान खींच लेती हैं। उनका दयालन किरदार हर शेड दिखाता है और सबसे वेल राउंडेड बनकर निकलता है। नागार्जुन डरावने और असरदार लगते हैं, लेकिन उनकी खलनायकी का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता। श्रुति ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन उन्हें मिले सीन काफी कमजोर लिखे गए हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन सहायक किरदारों और देव के बीच हमें अच्छे सीन ही नहीं मिलते, जिससे भावनात्मक जुड़ाव नहीं बनता। यही वजह है कि कैमियो वाले किरदार भी असरदार नहीं लगते। लोकेश को समझना होगा कि अब सिर्फ आखिर में कैमियो डाल देना काम नहीं करता। विक्रम में चला, पर कूली में नहीं। दहा, आमिर खान का कैमियो और देव के रिश्ते को लेकर जो लॉजिक दिखाया गया है, वो भी अधूरा लगता है। लोकेश की कुछ पुरानी आदतें भी अब थकाऊ लग रही हैं, जैसे 99 का गाना डालना या मोकोबॉट वाली स्टाइल। ए सर्टिफिकेट राजनी फिल्म से जो हिंसा की उम्मीद थी, वो न तो मजेदार है, न ही सिनेमेटिक अंदाज में शूट की गई। एक ही तरह के शॉट्स, फांसी पर लटका आदमी, खून से लथपथ इंसान, रिपीट होकर शॉक वैल्यू पैदा नहीं करते। एक्शन सीक्वेंस भी इस बार फीके लगते हैं। तकनीकी रूप से सबसे चमकता नाम है अनिरुद्ध रविचंद्र, जिनका बैकग्राउंड स्कोर पूरे समय आपको बांधे रखता है। कागज पर कूली बहुत संभावनाओं वाली फिल्म थी, जमीनी अपराध नाटक और राजनी के पलों का मिश्रण। लेकिन लोकेश की पिछली फिल्मों कैथी, मास्टर, विक्रम से यही सबक मिलता है कि एक मजबूत भावनात्मक कोर जरूरी है, और यही इस फिल्म से गायब है। अफसोस की बात है कि कई तमिल स्टार फिल्में इस भावनात्मक ताकत के बिना पिछड़ रही हैं। कूली भी उसी राह पर चलता है। और आखिर में लगातार 2 गंभीर राजनी फिल्मों वेट्टायन और अब कूली के बाद एक ही सवाल दिमाग में आता है, वो वादा किया हुआ राजनी लोकेश मास्टरपीस कहाँ है?